हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। वेलकम टू इजी साइंस। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे इस चैनल पे रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पीवाईक्यू का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। बहुत सारे ट्रिक बताया जा रहा है कैसे आपको क्वेश्चन को करना है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो उसको कैसे हम टैकल कर सकते हैं, सारी चीजों को इस चैनल के थ्रू बताया जा रहा है। साथ ही साथ वीवीआई क्वेश्चंस भी उससे क्या क्या आ सकते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे कराया जा रहा है। तो वीडियो चालू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को, नोटिफिकेशन को इंगेज कर ले ताकि आपके भविष्य में आने वाली जो भी वीडियो है आपको सबसे पहले मिले। तो बिना देरी करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रतिरोध आर के उपकरण के माध्यम से अपवर्ती धारा आई प्रवाहित होती है तो टी समय में इसके द्वारा उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या होगी? देखो भाई, 2018 का ये क्वेश्चन है। शिफ्ट 1 2018 का 18 12 2022 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, मैं करा रहा हूँ। आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, कृपया करके पूरा वीडियो देखना। अच्छी चीज आज सीखने को मिलेगा। हर चीज में कुछ न कुछ नया तुम्हें आज दे के जाऊंगा और बहुत ही मेहनत किया हूँ भाई। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्या बोल रहा है? एक प्रतिरोध, सबको इस क्वेश्चन का फॉर्मूला बेसिक सबको याद है। एच जो होता है आई स्क्वायर आर टी होता है, सबको पता है। बस ये आपसे इस क्वेश्चन में यही पूछा है, एच इक्वल टू क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी, जो ये है आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का फॉर्मूला याद रखना। इसको क्या बोलते हैं? जूल का नियम भी बोलते हैं, याद रखना। जूल का तापन नियम क्या बोलते हैं? जूल का तापन नियम। इस पे भी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, मैंने शायद कराया भी होगा किसी सेट में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि किसी बीम को अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा जाता है। चलो क्वेश्चन को देखो, रखा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब की विशिष्टताओं को दर्शाता है? देखो यार, एक चीज बता रहा हूं, अवतल दर्पण सॉरी अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है, अवतल लेंस में, ठीक है, याद रखना, इस चीज को बता रहा हूं, अच्छे से बता रहा हूं। अवतल लेंस में जो हमेशा प्रतिबिंब बनता है ना, वो हमेशा वस्तु से छोटा क्या होता है? वस्तु से छोटा। और क्या बनता है? वो आभासी। आभासी बोलने का मतलब क्या होता है? काल्पनिक। ठीक है, ये हमेशा अवतल लेंस में यही चीज बनता है, वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, अधिक अत्यधिक भी छोटा बन सकता है, बहुत भी छोटा बन सकता है, लेकिन आभासी यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल लेंस में। देखो, तुम्हें अगर अवतल लेंस के बारे में इतना सारा नॉलेज है ना, तो इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे। कैसे कर लेके जाओगे? देखो, अवतल लेंस में क्या होता है? हमेशा आभासी और वस्तु से छोटा बनता है। तो बड़ा तो प्रतिबिंब कभी बनता नहीं है, बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी में बड़ा बड़ा की बात किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी कभी जीवन में हो नहीं सकते हैं। चलो बोलो, इस चीज को समझ में आया? क्वेश्चन को अप्रोच ऐसे करना है आपको, साइंस के क्वेश्चन को सबसे पहले ऑप्शन को छाटना है, ताकि आप अपनी जो प्रोबेबिलिटी है आपके तुक्का मारने की वो भी बढ़े। जहां पे आपको 4 ऑप्शन मारने वाले थे, यानी कि प्रोबेबिलिटी थी आपकी 25% की, अब हो गई कितना? 2 ऑप्शन। तो कितने की प्रोबेबिलिटी बन गई? 50% हो गई आपकी, यस और नो। ठीक है, हिट एंड ट्रायल, समझा? तो उस तरह से देखा जाए तो वस्तु में हमेशा क्या बनता है? अवतल लेंस में क्या बनता है? आभासी और काल्पनिक। आभासी और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आभासी तो बनेगा और एक वस्तु से छोटा। ऑप्शन नंबर यही एक है, आभासी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस हर एक पेपर में पूछ रहा है, ग्रुप डी का फेवरेट है। और ग्रुप डी में विद्युत धारा और चुंबकत्व से क्वेश्चन, विद्युत धारा कौन कौन सा? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और लेंस एंड मिरर, दर्पण। इस 4 से अगर वो क्वेश्चन नहीं पूछे फिजिक्स में, तो भाई मैं बता रहा हूं
रेलवे का वो पेपर वैलिड हो ही नहीं सकता है। इसका ये फेवरेट चैप्टर है, ये क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मैंने पहले भी आंसर बता चुका है, तो बिना देर करते हुए बताते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्षण चुंबक के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य सबसे प्रबल होती है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, कोई भी दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं कर सकती, बात सही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा बंद सतत क्या बनाती है, वक्र बनाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्या है, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कल भी मैंने बताया था, आया था, नॉर्थ और साउथ होता है, चुंबक से जो निकलती है नॉर्थ से निकलती है और साउथ की तरफ जाती है। ठीक है, नॉर्थ से निकल के साउथ पे जाती है, और चुंबक के अंदर कैसे जाती है, नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ। याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा है। ये हमेशा एक तरह से क्या होती है, वक्र पृष्ठ बनाती है। ठीक है, एक दूसरे को कभी भी क्या करती है, एक बंद पृष्ठ बनाती है, और कभी भी एक दूसरे को एक प्रतिच्छेद नहीं करती है, कभी भी जीवन में प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। क्षण चुंबक के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य सबसे प्रबल होती है ना मेरे दोस्त। क्षण चुंबक है, उसके क्या होते हैं, पोल होते हैं ना, इसके ध्रुव पर जो होती है ना शक्ति, इसकी सामर्थ्य अधिक होती है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति किसके बराबर है। देखो जवानों, एक अश्व शक्ति क्या होता है, एक अश्व शक्ति को बोलते हैं, एक हॉर्स पावर में सबको पता है 746 वाट होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 746। कंफ्यूज मत होना, 746 किलो वाट भी है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना 746 वाट होता है, 746 डब्ल्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक नहीं है। तो जैविक घटक कहने का मतलब क्या होता है कि जो जीवित भागों को, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के जीवित भागों को क्या करते हैं, वो प्रेजेंट करते हैं, जीवित भागों को प्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं जैविक घटक। तो मेरे दोस्त यहाँ पे देखो, मेढक क्या है, एक किसी भी पारिस्थितिक तंत्र का एक क्या होगा, जैविक घटक है। फूल भी है जैविक घटक, कीड़ा भी है जैविक घटक, लेकिन मिट्टी क्या है, एक प्रकार का जैविक घटक नहीं है। ठीक है, एक कैसे घटक है, तो अजैविक घटक है। कैसे घटक है, अजैविक घटक। और अजैविक घटक में और कौन कौन से इसके एग्जाम्पल आते हैं, और एग्जाम्पल आते हैं वो आपके हो गए, जैसे हो गया मिट्टी हो गया, मिट्टी तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, जल हो गया, वायु हो गया, ये सब है क्या, पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटक है। इस एग्जाम्पल को याद रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैंने प्रीवियस सीरीज में भी बताया था, ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर को पहचाने। कह रहा है क्या, डेबो राइनर ने त्रिक का नियम दिया, बात तो बिल्कुल सही है, दिया तो था। डेबो राइनर ने विभिन्न गुणों वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया, जिनमें से प्रत्येक में 3 तत्व थे। नहीं मेरे भाई, इन्होंने क्या किया था, एक दिया था द्रव्यमान संरक्षण के बारे में, द्रव्यमान के बारे में बताया था कि जो पहला तत्व है, पहला तत्व का द्रव्यमान और लास्ट वाला तत्व का द्रव्यमान, तीसरा तत्व का द्रव्यमान, इन दोनों का जब आप औसत लेंगे तो बीच वाले के द्रव्यमान के बराबर होता है। इन्होंने ये बताया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कथन 1 सही है। तो ऑप्शन नंबर बी में जो दिख रहा है कथन 1 सही है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव मस्तिष्क में रीढ़ की हड्डी को स्थान को इंगित करता है। रीढ़ की हड्डी यानी कि रीढ़ की हड्डी जो हमारे पीछे जो होते हैं ना, अस्थि मज्जा, जो मेरुदंड जिसको बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं यहीं से जाके जुड़े हैं नीचे। तो यानी कि ये जो 4 नंबर वाला जो तीर है, 4 नंबर वाली जो संख्या है, ये रीढ़ की हड्डी के स्थान को क्या कर रहा है, इंगित कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या होगा, 4 नंबर वाला। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या है, एक अच्छा सा क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन को ये बच्चों ने पता नहीं क्या कर लिया, इस क्वेश्चन को समझने में बूझने में नहीं समझ में आया, क्योंकि ये आपके कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। क्या है क्वेश्चन, स्कूलों में यौन शिक्षा देने के महत्व को उजागर करने वाले कुछ कारण नीचे दिए गए हैं, तो गलत विकल्प को चुनना है। तो चलो भाई मेरे दोस्त पढ़ते हैं। किशोरों को यौन शोषण से दूर रखने में मदद करता है,
चलो ये भी है, विभिन्न मिथकों और गलत धारणाओं को हतोत्साहित करना, ठीक है। अपने शरीर में होने वाले बदलाव के बारे में जानकर किशोर एक दूसरे को मजाक उड़ाने लगते हैं। यौवन के दौरान होने वाले परिवर्तनों के बारे में भी जानकारी। देखो यार, स्कूल में यौन शिक्षा दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है? यौन शिक्षा। यौन शिक्षा दिया जा रहा है, तो यौन शिक्षा देने का मतलब क्या है कि यौन से संबंधित यानी कि यौन से संबंधित चीजों के बारे में जागरूक करना। क्या करना है? जागरूक करना है। हमें बच्चों को क्या करना है? उसको अवेयरनेस बताना है कि ये सब चीजें क्या होती है, कब किया जाता है, कैसे करना है, सारी चीजों को बताया जाता है इसमें। तो यौन से संबंधित हमारा क्या है? जागरूक करना। तो ऑप्शन नंबर पर 1 कह रहा है क्या? किशोरों को यौन शोषण से दूर रखने में मदद करता है। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इसको सही सारी चीजों को अच्छे तरीके से बताया जाता है, तो ये बात सही है, ठीक है। विभिन्न मिथकों और गलत धारणाओं को हतोत्साहित करना। जैसे हमारे गांव में बहुत सारे मिथ है, मतलब कहने का मतलब वाह है कि ये है, बच्चे ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, तो उनको क्या करना है? हतोत्साहित करने का मतलब उसको खत्म करना मेरा मकसद है, कि इनके बारे में अच्छे से बच्चों को जागरूक करें, पढ़ाएं, ताकि वो जो अफवाह है उस पे ऊपर ना जा करके जो रियल में जो चीज है उसके ऊपर फोकस करे। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है क्या? कि अपने शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में जानकर किशोर एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगते हैं। बात ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। ठीक है, क्या है यहाँ पे? गलत है, गलत विकल्प पूछा, ये गलत है। क्यों गलत है? चलो ऑप्शन नंबर 4, यौवन के दौरान होने वाले परिवर्तनों के बारे में जानकारी मिलती है। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यौवन के जो यौन के दौरान जो भी हमारा शरीर में होने वाला परिवर्तन होता है उसके बारे में यौन शिक्षा से हमें मिलती है। लेकिन ये वाला जो ऑप्शन क्या कर रहा है? ये गलत है, क्योंकि अपने शरीर में होने वाले बदलाव के बारे में जानकर किशोर एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगते हैं। भाई क्यों मजाक उड़ाएंगे? क्यों मजाक उड़ाएंगे? क्या है? क्योंकि उस चीजों को यौन के बारे में हो रहा है, तो एक दूसरे का मजाक उड़ाना क्या है? एक गलत चीज है। तो ठीक है, ये ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, सी फॉर कैट। चलो ये भी सही है, यानी कि ये वाला चीज गलत था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। एक एसी जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करता है? मैंने बताया था एसी जनरेटर किस पे काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। क्या होता है? विद्युत विद्युत चुंबकीय चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। मैंने बताया था विद्युत धारा चालक पर लगाया गया बल्ब क्या होता है? एफ का फॉर्मूला जो होता है क्या, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो एफ बी आई एल साइन थीटा। तो इस पे क्वेश्चन बहुत पूछेंगे, मैंने अच्छे से किया आया हूँ, पिछले सेट में भी क्वेश्चन आया, ठीक है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव बताया है अभी, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये भी पूछा है, ठीक है। ये विद्युत नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। चलो भाई, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है? दो माध्यमों को अलग करने वाले इंटरफेस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण के पथ नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक क्या होगा? देखो मेरे भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, सबको पता है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम ने एक नियम क्या दिया था कि जो एन ए बराबर एन ए साइन थीटा ए इक्वल टू एन बी साइन थीटा बी। ये क्या है ना, एन तुम्हारा क्या है? एन जो है आपका माध्यम ए का अपवर्तनांक होता है, माध्यम ए का अपवर्तनांक, ठीक है। एन बी क्या है? माध्यम बी का अपवर्तनांक। और थीटा ए क्या है? थीटा ए क्या है? माध्यम ए का आपतन कोण। और थीटा बी आपका क्या है? माध्यम बी का अपवर्तन कोण। भाई ये दो चीज याद होना चाहिए। देखो सबको पता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होती है? अभिलंब से दूर जाती है, यानी कि इधर वाले को दूसरे माध्यम में, जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसको बोलते हैं हम लोग अपवर्तन कोण। इस चीज को याद रखना। और जो आपतित होती है उसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। इस चीज को हमेशा याद रखना, इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज को लेकर के। तो बोलो इस चीज को समझ में आ रहा है इतना दूर? अब उससे पूछा है क्या? माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक। जिसके भी सापेक्ष में अगर वो पूछ रहा है आपसे, जिसके भी सापेक्ष में पूछ रहा है, तो हमेशा उस केस में क्या करना है आपको? उसको नीचे रखना है, यानी कि एन बी डिवाइडेड बाई एन ए पूछ रहा है आपसे, इसी का वैल्यू पूछ रहा है। तो मेरे दोस्त यहां से जब आप निकालोगे एन ए डिवाइडेड बाई एन बी तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा बी डिवाइडेड बाई साइन थीटा अल्फा, ठीक है। अगेन मैं बता रहा हूं, साइन थीटा बी क्या है? साइन थीटा बी क्या है? साइन थीटा बी है आपका साइन 30 डिग्री। क्या है? यहाँ पे लिख देता हूं,
साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 45 डिग्री। अब सबको पता है साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, जल्दी से बताओ साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है हमारा, 1 डिवाइडेड बाई 2, और साइन 45 का मान होता है कितना, 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2। जब इसको सोल्यूशन करोगे तो 1/2 इंटू रूट 2/1, यानी कि रूट 2 से क्या गया, एक रूट 2 गया, तो 1/√2 इज द राइट आंसर फॉर दिस आंसर। लेकिन भाई इतना हमें क्वेश्चन में नहीं करना है, इतना तो मैं आपको बताया, मेरे से पढ़ रहे हो तो तुम्हें क्वेश्चन को पढ़ना है और खत्म करना है। जैसे ही क्वेश्चन ने बोला माध्यम बी के सापेक्ष, माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का, तो बी को सीधे नीचे रखो और ए को ऊपर रखो, ठीक है। तो इस केस में जो आता है ना माध्यम बी के, यानी कि नीचे वाले को जब भी पूछेगा सापेक्ष में, तो इसको इस एंगल को ऊपर रख देना, इस एंगल को क्या कर देना, ऊपर लिख देना, और ऊपर वाले एंगल को नीचे कर देना, बस काम खत्म, यहीं से खत्म कर दो, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। विदिन अ सेकेंड कर रहे हो क्वेश्चन। सबको पता है साइन 30 का मान साइन 45 को। इस क्वेश्चन को तुम क्या कर सकते थे, बिना कलम उठाए जब भी पूछे उसको कर दे। और पूछता माध्यम ए से ना, माध्यम ए से पूछता, माध्यम ए से पूछता, अगर ऊपर वाला से पूछ रहा है माध्यम ए के सापेक्ष पूछता ना, तो हमेशा इसको कर देता साइन 45 डिवाइडेड बाई साइन 30, ऊपर वालों को नीचे से भागा, ठीक है। क्यों होता है इसका रीजन तुम यहां से निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, ठीक है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हमें क्वेश्चन को करना है, कैसे करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे, आज का सबसे खूबसूरत क्वेश्चन, सबसे खूबसूरत क्वेश्चन है भाई। जिसको अगर ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उसके लिए 3 चीज को अगर जानकारी है तो आप कर लोगे, नहीं तो भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन में कोबरा बैठा है आपको डसने के लिए, सीधे डसेगा और आपको सीधे बाहर फेंक देगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैं आज बता रहा हूं आपको बहुत ही अच्छा सा ट्रिक आपको, ठीक है। ट्रिक कहने का मतलब क्या होगा कि जब भी उत्तल लेंस, लेंस के बारे में आए, कोई भी लेंस हो, उत्तल लेंस हो, अवतल लेंस हो, किसी भी लेंस के बारे में बात आए ना, मैं बात करूंगा उत्तल लेंस की बात। अगर उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए, किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए 3 चीज हमेशा याद रखना, 3 चीज हमेशा याद रखना। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी, जैसे सबको पता है ये उत्तल लेंस है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग मुख्य अक्ष, प्राइम एक्सिस, और इधर होता है f1 और इधर होता है f2, ठीक है, और इधर क्या होता है 2f2 और इधर होता है 2f1, 2f1, इतना सबको पता है। और बीच के बिंदु को बोलते हैं ओ, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशीय केंद्र। जब कोई भी वस्तु, ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर, क्या बोल रहा है, मुख्य अक्ष के समानांतर कोई भी वस्तु का प्रकाश का किरण अगर वो आ रहा है ना, आ रहा है, तो अवतल जैसे ही उत्तल लेंस में वो जाएगा, तो यहाँ से अपवर्तन के बाद वो हमेशा फोकस की ओर, कहाँ, ये फोकस से जाएगा, कहाँ से जाएगा, इस फोकस f2 है, ठीक है, हमेशा फोकस से होकर प्रवर्तित होगा। इस चीज को हमेशा याद रखना, समझ में आया। हमेशा कहाँ जाएगा, फोकस की ओर जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर, अगर ये उत्तल लेंस है, ठीक है, ये सबको पता है, थोड़ा सा फिगर में दिक्कत है तो उसके लिए घबराना नहीं है, f1 है और ये f2 है, पूरा चीज नहीं लिख रहा हूं। अगर, अगर कोई भी मुख्य फोकस से, कोई भी किसी भी वस्तु का प्रकाश अगर मुख्य फोकस से गुजर रही है, कहां से गुजर रही है, मुख्य फोकस से गुजर रही है, तो हमेशा वो लेंस में अंदर जाने के बाद, वो अपवर्तन होने के बाद क्या होता है, इसके बाहर की ओर इस मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। इस चीज को याद रखना, ठीक है। इस लेंस को मैं बड़ा कर देता हूं, ठीक है, इस लेंस को मैं क्या कर दे रहा हूं, बड़ा कर दे रहा हूं, ठीक है, इस लेंस को बड़ा कर दे रहा हूं, ठीक है। चलो ये 2 चीज सबको याद रखना चाहिए, इसको अपने भाषा में लिख लो, कहीं भी छाप लो कॉपी किताब में, ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर कोई भी उत्तल लेंस है, ठीक है, वो है, ठीक है, ये है तुम्हारा f1 और इधर है f2, ठीक है। अगर कोई भी केंद्र, कोई भी प्रकाश इसके जो प्रकाशीय केंद्र से गुजरता है ना, तो इसमें किसी भी प्रकार का अपवर्तन नहीं होता है, वो हमेशा सीधा जाता है, किसी भी प्रकार का अपवर्तन नहीं होता। ये 3 चीज को हमेशा याद रखना। अब देखो इस क्वेश्चन में पूछा है, एक लड़का लेंस का उपयोग करता है और करके दूरस्थ बीम, स्पष्ट प्रतिबिंब को पर्दे पर फोकस करता है। जैसे देखो मेरे दोस्त, एक लेंस है, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है, ठीक है, ये है तुम्हारा O, ये हुआ f1 और ये हो गया तुम्हारा f2, 2f1 और इधर है तुम्हारा f2 और इधर है 2f2। चलो बोल रहा है क्या, एक लड़का है लेंस का उपयोग कर रहा है और दूरस्थ बीम, यानी कि जो वस्तु है बहुत दूर है, यानी कि अनंत पे है,
यहाँ पे कोई वस्तु है, अनंत पे वस्तु है, ठीक है। यहाँ से क्या करता है, प्रतिबिंब को पर्दे पर फोकस कर देता है, प्रतिबिंब को कर रहा है, जो प्रतिबिंब जो बन रहा है ना पर्दे पर फोकस कर रहा है। तो पर्दे पर फोकस करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई भी अनंत से आ रही है प्रकाश की किरण, वो जाएगी यहाँ, और यहाँ से जाने के बाद कहाँ जाएगी, वो सीधे फोकस से होके गुजरेगी, सीधे फोकस पे होके जाके गुजरेगी। प्रतिबिंब को पर्दे पे फोकस कर दे, यानी कि फोकस से गुजरती है, वो पहला मैंने बताया है, ठीक है। तो बोल रहा है जैसे देखो यहाँ भी वस्तु हो सकती थी, तो यहाँ से जाता, ये इसमें जाता, थोड़ा सा फिगर में डाउट मत दिखाना, फिगर में डाउट मत करना, ये समानांतर ही है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करने के लिए मैं दिखाया हूँ, तो ये जाकर के कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है। तो हमेशा जो इस केस में जो प्रतिबिंब बनता है मेरा, इस केस में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या बनता है, अत्यधिक छोटा, बहुत बिंदु आकार का प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है। इस प्रतिबिंब को क्या बोलता है, अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा, और बिंदु के साइज के, कैसा, बिंदु के साइज का बनता है, ठीक है। और कैसा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा, याद रखना इस चीज को। तो पूछ रहा है कि लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग बराबर है। तो देखो ये लेंस हुआ, ये लेंस हुआ, ये लेंस हुआ, और पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त किया, तो यही दूरी पूछ दिया उसने मेरे भाई, यही दूरी पूछा है, ये वाली दूरी कितना होगी। तो देखो तो इसकी और इसकी बीच की दूरी क्या है, फोकस की तो दूरी है, यानी कि कितने के बराबर होगा, एफ के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सी फॉर कैट, कैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये तीन चीज याद रखना, इस तीन चीज को अगर पता है ना, तो तुम लेंस के किसी भी स्थिति में तुम उसका निकाल सकते हो, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होगी। बाकी इसका एक अच्छा सा ट्रिक है जो मेरे पास है, लेकिन वो मैं अभी बताऊंगा नहीं, क्योंकि उतना मेरे पास टाइम नहीं है, और तुम्हें वैसे ट्रिक वाला चाहिए तो मेरा जब क्लास आएगा तो अच्छे से सारी चीजों को कराया जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सबसे खूबसूरत क्वेश्चन है, ये जो बंदा जिसको पता है, थोड़ा सा भी पता है, वो कर ले जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हेक्सन का संभावित समावयवी नहीं है। देखो यार, समावयवी का मतलब होता है, समावयवी का मतलब क्या होता है बताओ जल्दी से, समावयवी, समावयवी, समावयवी का मतलब क्या होता है कि कोई भी रासायनिक फॉर्मूला, कोई भी रसायन, यौगिक, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है, कार्बनिक रसायन, जिसमें क्या होता है, जिसका संरचना सूत्र, संरचना सूत्र, संरचना सूत्र एक जैसा होगा, सेम होगा, लेकिन उसका जो संरचना है, लेकिन उसका जो संरचना है अलग होगा। यानी कि उसका जो केमिकल फॉर्मूला है, रासायनिक जो सूत्र, संरचना सूत्र की जगह रासायनिक सूत्र, रासायनिक जिसका फॉर्मूला होगा वो सेम होगा। रासायनिक फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और संरचना क्या होना चाहिए, अलग होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग समावयवी। तो देखो यार, एक होता है 2 मिथाइल पेंटन, 3 मिथाइल पेंटन, 2 इथिल पेंटन, और 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अब देखो यार, इसका तुम कैसे करोगे, इसका एक करने का तरीका है, लेकिन मैं यहाँ पे तरीका तुम्हें बताऊंगा नहीं। ट्रिक है, बहुत अच्छा सा एक ट्रिक है, ठीक है। उस ट्रिक के बारे में हम लोग बात अभी नहीं करेंगे, लेकिन मुझे इतना पता है 2 मिथाइल पेंटेन। देखो यार, इसको करने का बेसिक बता रहा हूँ। सबको पता है हेक्सेन का क्या होता है फॉर्मूला, C6H14। हेक्सेन का ये होता है, एल्केन समूह का होता है ना, CnH2n+2, ठीक है। 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन, देखो पेंटेन कितना होता है सबको पता है, पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है, 5 होता है ना, तो C5H12 ये होता है ना पेंटेन। और इसमें मिथाइल का समूह जुड़ा है, यानी कि CH3, CH3 जुड़ रहा है, यानी कि एक मिथाइल का कार्बन का श्रृंखला इसमें जुड़ रहा है। तो टोटल कार्बन करोगे तो 5 1 6 हो जाएंगे। जब इसका फॉर्मूला निकलता है तो C6H14 आता है। इसका फॉर्मूला कितना आता है, C6H14 आता है। ऐसे इसका निकालोगे तो C6H14 आता है, और इसका जब निकलता है 2 इथिल पेंटेन का फॉर्मूला, तो ये आता है क्या, C7H16, और इसका जब निकालते हो तो आता है हमारा C6H14। तो एक क्यों आता है अलग, क्योंकि जो एथिल समूह है ना, एथिल का समूह का जो होता है मेरा, एथिल समूह का होता है C2H5, और पेंटेन हो गया कितना तुम्हारा, C5H12। तो देखो तो 5 और 2 कितने हो रहे, कार्बन 7 बना रहे थे, इसलिए C7 आ गया। और समायोगी के मतलब मैंने बता दिया, जिसका रासायनिक सूत्र समान होना चाहिए। देखो तो इसका भी रासायनिक सूत्र समान है, इसका भी रासायनिक सूत्र समान है, और इसका भी रासायनिक सूत्र समान है। तो किसका रासायनिक सूत्र
समान नहीं है, तो इस ऑप्शन का रासायनिक सूत्र समान नहीं है, तो इससे हम बोल सकते हैं क्या कि ये समावयव नहीं है, एक प्रकार का वैध समावयव नहीं है, वैलिड नहीं है। तो ये ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर सी। इसका निकालने का बहुत ही अच्छा तरीका है, लेकिन उतना अगर हम डीप में जाएंगे, और उतना हमें डीप में नहीं जाना, क्योंकि इसके पढ़ने के पहले 2-4 कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आप पढ़ लिए तो आप ट्रिक से विद इन सेकंड चीजों को कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन को मैंने बताया बिना कलम उठाए करना, ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है, तो मेरा मेथड लगाओ, खत्म करो। नहीं आ रहा है तो जाओ, मैंने सेम एज इट इज क्वेश्चन को कराया, मैंने विद्युत धारा के जो सीरीज बनाए 5 सीरीज है, विद्युत धारा से जिंदगी का कोई भी न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा। तो देखो ए और बी के पूछ रहा है, वोल्टेज वोल्टेज देख के घबरा मत जाना, इसका कोई मतलब नहीं। हमसे प्रतिरोध का वैल्यू पूछा है, 3 और 3 सीरीज में है, तो 3 और 3 का हो जाएगा मेरा 6, 3 और 3 का हो जाएगा 6, और 6 और 3 क्या हो जाएंगे, आपस में पैरेलल में हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। और 6 और 3 का पैरेलल का बताया था मैंने फॉर्मूला कैसे करना है, विद इन ट्रिक, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। 3 दूना कितना हुआ 6, और 2 में 1 जोड़ के 6 से भागा दे दो, आ गया 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि क्वेश्चन का सबसे सही तरीका क्या है, 2। बच्चे जैसा नहीं करना है 1/6, 1/3, इस मेथड पे बिल्कुल नहीं जाना है, या 6 गुने 3/9, ठीक है। इससे आ जाएगा 2 के लिए, लेकिन ये जो मेथड बता रहा हूँ ना, हमेशा वैलिड है, हमेशा वैलिड है, ठीक है। इससे जल्दी करोगे क्वेश्चन 3-4 दे देगा, ऐसे क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा, और एक ऐसे दे देगा, और पूछ देगा ए और बी के बीच में समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो यहाँ पे दे दिया सपोज डेट 3 दे दिया, 6 दे दिया, ठीक है, और ये 12 दे दिया, और ये 12 दे दिया, और ये दे दिया 4। तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर क्या होगा। अब तुम क्या करोगे, इसका सबसे पहले समतुल्य पैरेलल है तो इसका कॉम्बिनेशन करोगे 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/12, और जो इसका आंसर आएगा फिर उसके साथ 4 को सीरीज में करोगे। कुछ आंसर आया, मान लो x आया और ये 4 आया, तो x प्लस तुम 4 आंसर दोगे। लेकिन मेरे भाई ऐसे मत करना, टाइम का वेस्टेज है। मेरा मेन मोटिव है टाइम को बचाना और अच्छे अच्छे क्वेश्चन में टाइम को देना। तुम समय क्वेश्चन से ही बचाओगे तभी तुम दे सकते हो, नहीं तो कोबरा वहां बैठा है डसने के लिए, तुम्हें डस के चला जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना। इसको करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है 12 और 12 का हो जाएगा 6, और 6 और 6 का हो जाएगा 3, और 3 और 3 का हो जाएगा 1.5, और 1.5 और 4 हो जाएगा 5.5। बोलो, बिना कलम उठाए खत्म। ये कैसे हुआ, ये चीज को देखना है तो तुम जाओ विद्युत धारा वाला प्लेलिस्ट में, 5 वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, वहां पे तुम देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 सबको पता है, आजकल अलैंगिक प्रजनन से जो है ना, रेलवे बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, तो पढ़ के जाना बिल्कुल। अलैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन हर सेट में क्वेश्चन इससे मिलेगा। उदाहरण पे पूछ देगा, क्या पूछ देगा, हर क्वेश्चन में मिलेगा सेट में। तो पूछ रहा है कि अलैंगिक प्रजनन, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन प्रजनन के लिए बीजाणुओं का उपयोग करता है। देखो यार, खमीर जो होता है, खमीर किसका यूज करता है, एक प्रकार का मुकुलन, मुकुलन विधि द्वारा इसमें होता है प्रजनन। अमीबा में क्या होता है बताओ जल्दी से, सबको पता है, द्विखंडन, द्विखंडन विधि द्वारा होता है। और आम में होता है वनस्पति कायिक प्रवर्धन, वनस्पति, देखो यार थोड़ा हिंदी कमजोर है, गलती हो तो माफ करना उसके लिए, ठीक है। वनस्पति कायिक प्रबंधन, ठीक है, बस वनस्पति कायिक प्रवर्धन द्वारा प्रजनन करता है। और फर्न एक ऐसा चीज है जो बीजाणु के द्वारा प्रबंधन करता है, सॉरी प्रजनन करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए बीजाणुओं के लिए क्या होता है, फर्न होता है। ये एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से सारी चीजों को दिया हुआ है। लेकिन एक चीज पूछा है आज के, बहुत ही पूछ रहा है, अमीबा में जो प्रजनन होता है, द्विखंडन से सबको पता है पूरा दुनिया को, लेकिन अमीबा में जो प्रजनन होता है वो हमेशा किसी भी तल में होता है, किसी भी तल में हो सकता है। इस चीज को याद रखना, ये पूछा है। इसके लिए कोई फिक्स्ड प्लेन, ये प्लेन होता है ना भाई, ये किसी भी फिक्स्ड प्लेन में नहीं होता है, कोई भी तल में होगा, इधर भी रहेगा, ऐसे भी रहेगा, बढ़ जाएगा, ऐसे भी कहीं भी हो सकता है अमीबा में, ठीक है। इसका मैं बहुत अच्छा सा, हमारा बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी का सीरीज का एक बहुत बढ़िया सा टीम पे काम हो रहा है। अच्छे से हम लोग साइंस का बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके आएंगे और आप लोग को अच्छे तरीके से साइंस का डर भगाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, देखो यार मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, अगर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता है ना, तो इस ऐसे क्वेश्चन में मिलान करने वाले क्वेश्चन में अप्रोच में जाना। अब सबसे पहले ऑप्शन देखना, ऑप्शन क्या बोल रहा है ना, कि देखो पहला का सी और पहला का ए, यानी कहने का मतलब इससे ये हुआ कि पहला का या तो ए हो सकता है या तो सी हो सकता है। ये अगर इस दोनों में अगर आपको एक चीज भी पता होगा ना, एक चीज भी पता होगा तो सब कर लेंगे। आप सबको पता है कि लाल गोभी के जो पत्ते होते हैं वो प्राकृतिक अम्ल के
क्षारक सूचक होते हैं। बोलो, सबको पता है, क्योंकि लाल गोभी के जो पत्ते हैं प्राकृतिक अम्ल के क्षारक क्या होते हैं, क्षारक सूचक होते हैं। ठीक है, तो पहला का तो सी होना है, तो पहला का सी ए और बी में है, और सी और डी को ऑप्शन काटो, ये दोनों कभी नहीं होंगे। ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। अब इतना तो सबको पता है मेरे दोस्त कि मिथाइल नारंगी है क्या, मिथाइल नारंगी क्या है, अम्ल और क्षारक के सूत्र हैं, यानी कि दूसरा का जो होगा बी होगा। तो दूसरा का बी किस में है, तो दूसरा का बी किस में है दोस्त, दूसरा का बी किस में है, तो इसमें है, दूसरा का बी इसमें है। अब तीसरा में मत जाना, मार देना ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस आंसर। याद रखना, समझ में आया इस चीज का। यानी कहने का मतलब प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक वैसे सूचक होते हैं जो प्राकृतिक में जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, अम्ले अम्ले और क्षार के जो संपर्क में आते हैं जब वो, तो अपना रंग बदलने लगते हैं, उसको बोलते हैं प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक। ठीक है, और घ्राण सूचक क्या बोलते हैं, वैसे वैसे पदार्थ होते हैं जो अम्ल या क्षार की उपस्थिति में आने से अपनी गंध को बदलते हैं, गंध को क्या करते हैं, बदलते हैं, चेंज करते हैं, उसे बोलते हैं घ्राण सूचक। तो बताओ, प्याज और लौंग में क्या होता है, अम्ल और क्षार के जब बीच में आते हैं तो क्या बोलते हैं, इसमें गंध की बात आती है ना, तो इतना भी पता होगा ना, तीसरा का बी होता है। तो ऑप्शन नंबर देखो, तो तीसरा का बी किस में बोल रहा है, तीसरा का बी बोल रहा है ए और डी में, तो ये दोनों ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी, तीसरा का ए होगा, तो बी और डी नहीं होगा, तो बी डी, चलो तीनों ऑप्शन छट गया, तीनों ऑप्शन छट गया, तो मारो ऑप्शन नंबर बी। ऐसे भी तुम दे सकते हो, तुम यहां से भी दे सकते हो तीसरा का ऑप्शन से। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करना है, क्वेश्चन को आपको अप्रोच करना है और अप्रोच करके ही जाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भाई कोबरा जैसा है, डसने वाला क्वेश्चन है। अब जिसको पता है वो कर ले जाएगा, जिसको नहीं पता है तो नहीं कर पाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, चलो भाई क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन को पॉज करो और बनाओ। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, आज का सबसे सुपरहिट क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, लेंस के लिए प्रथम मुख्य फोकस उस बिंब की स्थिति होती है जिसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो। आप सबको पता है कि जो उत्तल लेंस होती है, उत्तल लेंस में जब वस्तु क्या होती है, वस्तु अनंत पर होती है, वस्तु अनंत पर होती है, और प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होती है, जब वस्तु अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनती है, हमारा फोकस F2 पर बनती है। तो बोलो तो कहीं ये चीज बोल रहा है क्या, पहला ऑप्शन, लेंस की प्रथम मुख्य फोकस उस बिंब की स्थिति होती है जिसका प्रतिबिंब अनंत पर होता है। चलो भाई ये तो चीज नहीं हो रहा। चलो एक चीज और पता है सबको, जब वस्तु प्रतिबिंब अनंत पे, हमने वस्तु को कहाँ रखा है, वस्तु को और प्रतिबिंब की बात करते हैं, बहुत सारे इसमें है। तो वस्तु की जब भी बात कर रहे हैं, यह बोल रहे हैं कि मुख्य फोकस उस बिंब की स्थिति होती है, यानी कि जब वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, वस्तु को हम लोग मुख्य फोकस पे रख रहे हैं, यानी कि F1 पर रख रहे हैं, तो प्रतिबिंब हमारा फोकस पे बनता है, ये सबको पता है। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सॉरी, प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, इस चीज को पता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट है इस क्वेश्चन का। जब वस्तु को हम लोग F1 पे रखते हैं, मुख्य फोकस पे रखते हैं, तो उसकी स्थिति प्रतिबिंब कहाँ होता है, अनंत पे होता है। लेकिन जब बात करते हैं लेंस के लिए प्रथम मुख्य फोकस उस बिंब की स्थिति होती है, एक लेंस यही है ना मेरे दोस्त, ये होता है F1 और F2, सॉरी F1 और 2F1, और इधर होता है F2 और 2F2, ये होता है प्रथम मुख्य फोकस, ये द्वितीय मुख्य फोकस। तो दूसरा नंबर क्या बोल रहा है कि लेंस के लिए प्रथम मुख्य फोकस उस बिंब की स्थिति होती है जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी से दोगुनी दूरी पर बनता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्त, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं होती है, देखो लेंस के प्रथम मुख्य फोकस यानी कि F1 बोल रहा है। F1 पे जब भी आप प्रकृति पे रखते हो, यहाँ पे F1 पे जब भी वस्तु को रखते हो, यहाँ पे F1 पे, तो जो मेरा वस्तु बनता है उसकी प्रतिबिंब जो बनता है वो बनता है मेरा अनंत पे बनता है। कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है, जैसे यहाँ पे दिया गया था। तो क्या अनंत पे बनेगा तो उसकी फोकस दूरी क्या दुगनी दूरी पे बनेगा। अब देखो तो दुगनी दूरी कहाँ बन रहा है, किसी को पता है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, गलत है। अब ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं। लेंस के लिए द्वितीय मुख्य फोकस पर वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति होती है, यानी कि यहाँ पे 2F2 पे क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है जिसका बिंब अनंत पे होता है, यानी कि जो अनंत पे जाता है, अनंत से आता है तो यहाँ से जाता है। इस चीज को मैं यहाँ पे होता है ऐसा क्यों होता है,
आपने पढ़ा होगा कि उत्तर लेंस द्वारा दर्पणों की स्थिति कैसे होता है, इसका भी एक ट्रिक अच्छा सा है, लेकिन ट्रिक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे क्वेश्चन को मेरा समझाने का मेन मोटिव है, जब सबको पता है, जब मेरा वस्तु अनंत पे है, जब वस्तु कहाँ है, अनंत पे है, जब वस्तु मेरा अनंत पर होता है तो हमारा क्या बनता है, F2 पर बनता है, लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि यहाँ बनता है, ये जैसे गया और F2 पे गया। इसी बेसिस पे पहला वाला एक क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट कराया है, जब वस्तु अनंत पे होती है तो मुख्य फोकस से गुजरती है, तो ये वाला ऑप्शन नंबर सी सही है। डी क्या बोल रहा है, अब देखो, अब देखो डी पे मत चले जाना, क्योंकि हर ऑप्शन में दो ही चीज की बात की गई है, हर ऑप्शन में दो ही चीज की बात की गई, कहीं ना कहीं दो और सही है। जैसे तुमने ए को कर लिया क्लियर, ए मेरा सही है, तो देखो तो कौन कौन सा ऑप्शन है जिसमें ए की बात कर रही है, तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में ए की जिक्र है ही नहीं, तो ये दो ऑप्शन जिंदगी में नहीं हो सकते, तुम दो ऑप्शन को सीधे काट दो। तो हमने निकाल दिया ए और सी सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। चलो उससे पहले देखो एनसीईआरटी के सुंदर सा क्वेश्चन दिया हुआ है, सुंदर सा एक टेबल बना के दे दिया है। देखो जब वस्तु अनंत पर थी, बिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति अनंत पे थी, तो प्रतिबिंब की स्थिति F2 पे थी, शायद यही चीज उसमें से पूछा था। देखो सी वाला में जो था, सी वाला में यही चीज पूछा था, सी में यही था ना, जब वस्तु द्वितीय फोकस पे होती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे होता है। देखो जब वस्तुएं अनंत पे है, जब वस्तु कहाँ है, प्रतिबिंब की स्थिति 2F पे है तो अनंत पर, और F1 पे है तो अनंत पर, यही चीज दो चीज था पिछले ऑप्शन में। तो यहाँ से ये टेबल को पढ़ लेना, ये टेबल को पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन आपको आएंगे। इसका एक ट्रिक है, बहुत सिंपल सा चीज है, उस सिंपल सा चीज को आप कर लिए तो सब चीज आपको याद रहेगा, लेकिन उस चीज को आगे वाले लेक्चर में बताऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें किया जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 प्रकाश संश्लेषण से आजकल बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है ग्रुप डी, रेलवे का फेवरेट हो गया है। कैसे फेवरेट हो गया है सबको पता है, तो देखो सबको पता है प्रकाश संश्लेषण में क्या हमें होता है, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 प्लस 6H2O जल को प्रकाश के साथ ऊर्जा देते हैं, ऊर्जा में क्या, प्रकाश की ऊर्जा में देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है ना, C6H12O6 प्लस 6O2 मिलता है, बोलो ये मिलता है। तो पूछ रहा है ऑक्सीजन कैसे और कब उत्पन्न होता है, पौधों में अवशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन और कैसे और कब उत्पन्न होता है, रात्रि में श्वसन, बताओ रात्रि में श्वसन से हो सकता है क्या, कॉमन सेंस वाली क्वेश्चन है। तो देखो जब भी दिन में प्रकाश का संश्लेषण होता है मेरे दोस्त, दिन में, दिन के दौरान प्रकाश संश्लेषण का प्रकाश संश्लेषण द्वारा, क्योंकि भाई दिन में ही हमें उसके सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा मिलेगी, दिन में ही सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा मिलेगी, तभी वो एक चीज करेगा, और जिसके दौरान ये ऑक्सीजन की उत्पत्ति होगी, ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी हमें। तो इस चीज को याद रखना, रात्रि में नहीं, दिन के दौरान श्वसन से नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण से हमें ऑक्सीजन मिलता है, और प्रकाश संश्लेषण होने के लिए सूर्य का प्रकाश, सूर्य की ऊर्जा होना जरूरी है, तो दिन के दौरान प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा हमें मिलती है, जिसके द्वारा ये ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है। जो पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ये सॉरी CO2 को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं, ठीक है, जस्ट हमारा रिवर्सल है पौधा, ठीक है। 17 क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 मैंने इसका एक ट्रिक बताया था, पहले ही क्लास में बताया था, पहले ही सीरीज में आया था क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक अभिक्रियाशील, मैंने बोला था ना, कहो ना कहो मैं जो आशिक, बस सिंपल सा था, इतना ही देख लो, इसी में से किसी न किसी में आके मिल गया। के से था तुम्हारा पोटेशियम, एन से था तुम्हारा सोडियम, और सी से था कैल्शियम। ये ऊपर वाला क्या होते थे, नीचे होते थे लेस रिएक्टिव कम, और ऊपर वाला होते थे अधिक रिएक्टिव। तो देखो तो इसमें से तीन में से कोई ऑप्शन में कोई मिल रहा है क्या, तो कैल्शियम मिल रहा है, तो कैल्शियम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, कैल्शियम है। बोलो समझ में आया क्वेश्चन का आंसर, एक ट्रिक बताया था, उस ट्रिक से देख लो। कैल्शियम देखो, कैल्शियम, कैल्शियम से अधिक कौन है, सोडियम है, सोडियम से अधिक कौन है, पोटेशियम है, और तो बाकी है कैल्शियम से सब नीचे है, ये सब वो है सब नीचे आते हैं, तुम देख ले पहला सीरीज में जाओ, उसमें अच्छे से ट्रिक बता दिया कैसे याद रखना है, ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। हमें तीन चीज से ही पता चल गया, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, कहो ना कहो मैं आशिक जो फिर से पैदा हुआ, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन, चलो भाई इस क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, बड़े बड़े क्वेश्चन को क्वेश्चन पकड़ो। देखो कह रहा है कि निम्नलिखित में से ब्लीचिंग पाउडर तैयार करने की शामिल सही अभिक्रिया की पहचान करें।
अगर सबको पता है कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है ब्लीचिंग पाउडर का सबका फॉर्मूला। तो ऑप्शन को देखो भैया, किसमें CaOCl2 है, बन रहा है, किसमें बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 सी ही मुझे दिख रहा है, CaOCl2 दिख रहा है, यहीं से ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। दुनियादारी पे मत जाओ, हमें टाइम बचाना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन को करो, सिलेक्शन लो, काम खत्म, पैसा हजम, इससे ज्यादा कुछ नहीं। 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन देखो यार, मैं रहूं तो इस क्वेश्चन को मैं बता चुका हूं, बिना कलम पढ़ो और खत्म करो। अगेन तुम जाके देखो मेरा वो वीडियो, में फिर से बोल रहा हूँ, उसमें बहुत अच्छे से बताया हूँ। देखो, किसी भी पदार्थ के लिए दिए गए तार की लंबाई L तथा प्रतिरोध R है, तो उसी पदार्थ के एक अन्य तार की लंबाई 3 गुनी और अनुप्रस्थ कात्र का क्षेत्रफल 2 गुना है, तो प्रतिरोध R बराबर क्या होता है भाई, रो L बाई ए होता है। बोल रहा है क्या, 3 गुना कर रहा है, और इसको क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल को 2 गुना कर रहा है, तो बस यही हो गया 3/2, सीधे मारो खत्म। सर बुझा नहीं बुझा, मुझे पता है कि तुम्हें नहीं समझ में आया कि सर ऐसे ऐसे सामान दे दिया, मैंने पढ़ा, यहाँ से क्वेश्चन यही बोल दिया, उसी पदार्थ की, उसी पदार्थ की, तो उसी पदार्थ की है, तो कहीं ना कहीं ये रो एल एल ए सब खत्म होने वाले हैं। कैसे खत्म होने वाले हैं, ये होता सुपर ट्रिक, हॉट ट्रिक। अब देखो मैं बता देता हूँ, चलो इसका डीप सॉल्यूशन दिखा ही देता हूँ, तुम्हें डाउट लग रहा है तो चलो। ए कह रहा है किसी पदार्थ, किसी दिए गए पदार्थ की एक तार की लंबाई एल है। चलो मान लो कोई भी पदार्थ है, उसकी तार की लंबाई एल है, ठीक है, एल ले लिया, एल बराबर, ठीक है, पहला केस में L1 जो लिया, एल ले लिया। उसका प्रतिरोध है जो R1 जो है, उसको मैंने R ले लिया। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत, ठीक है। तो यहाँ से तुम पहला केस में जगह अगर तुम R1 लिखोगे तो क्या लिखोगे तुम, रो एल बाई ए लिखोगे, तो रो एल का वैल्यू एल और आर की वैल्यू ए की वैल्यू ए, ठीक है, एल एल है, आर आर है। दूसरे केस में बोल रहा है कि एक अन्य तार उसी पदार्थ यानी कि सेम पदार्थ का है, तो उसका जो लंबाई था L2 जो था 3 टाइम्स कर दिया, 3L हो गया, ठीक है। फिर बोल रहा है क्या, उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल था A2 जो था, A2A कर दिया। इसमें जो ए था, A1 था, वो हमेशा ए के बराबर था, कुछ नहीं बोला था। तब पूछ रहा है इस केस में R2 यानी कि उसका प्रतिरोध, यानी कि R2 बराबर क्या हो जाएगा, R2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखोगे तो रो लिखोगे, L2 बाई A2 लिखोगे, तो L2 की वैल्यू कितना है, R रो बट्टे 3L डिवाइडेड बाई 2A। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, तो यहाँ से निकालोगे R1 डिवाइडेड बाई R2, तो जब तुम करोगे तो R1 की वैल्यू क्या है, रो L बाई ए है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, रो 3L डिवाइडेड बाई 2A, रो से रो खत्म, ठीक है। देखना L बाई ए इंटू 2A बाई 3L, L से L खत्म, A से A खत्म, तो R1 बटे R2 बराबर आ गया मेरा 2/3। तो हमसे पूछा है R2 नया वाला क्या हो जाएगा, R2 क्या हो जाएगा, R2 बराबर हो जाएगा मेरा, R2 बराबर हो जाएगा 3L 3R1 बाई 2, यानी कि जो पहले वाला प्रतिरोध था उसका क्या हो जाएगा, 3/2 टाइम्स हो जाएगा। यही चीज को मैंने किया था भाई, इसको इतना जल्दी करना, सबको पता है कि डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये चीजें तुम्हें दिमाग में होनी चाहिए, इतना नहीं करना एग्जाम में, सीधे देखा सीधे मारो, 3 गुना कर रहा, सेम था 3 बटे प्रतिरोध क्षेत्रफल दुगुना, तो बस यही हो जाएगा आंसर 3/2। ज्यादा दिमाग लगाओगे सब कोबरा बैठा ऐसे ऐसे क्वेश्चन में दसने के लिए, तुम्हें जैसे ही दसा तुम्हारा सिलेक्शन दूं। चलो क्वेश्चन नंबर 21, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गुण सहसंयोजक सहसंयोजक यौगिक सामान्यतः प्रदर्शित नहीं करते हैं। भाई सबको याद होना चाहिए सहसंयोजक यौगिक के गुण, ठीक है, यौगिक के गुण याद होना चाहिए। देखो ये ऑप्शन से तुम पकड़ लो, पहला गुण क्या है, इलेक्ट्रॉनों को साझाकरण करते हैं। हाँ भाई, सहसंयोजन करने के लिए साझेदारी होगी, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, साझेदारी तो होना जरूरी है। एक तो गुण ये है, वे सामान्यतः आयन नहीं बनाते हैं, बात बिल्कुल सही है, ये आयन नहीं बनाते हैं, ये याद रखना, ये आयन नहीं बनाते हैं। वे कार्बनिक विलायकों में घुलनशील नहीं होते हैं। भाई ये कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। कौन, सहसंयोजक जो यौगिक है, कार्बनिक के जो विलायक है उसमें घुलनशील होते हैं, लेकिन ये पानी में घुलनशील नहीं होते हैं, घुलनशील नहीं होते, इस चीज को याद रखना, पानी में घुलनशील नहीं होते हैं, ठीक है। बिजली और उष्मा के कुचालक होते हैं, बात बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा तुम्हारा सी, यानी कि वे कार्बन के
कार्बनिक विलायक के घुलनशील नहीं होते। इस क्वेश्चन का राइट आंसर इज द सी। चलो क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। डोबे राइनर के त्रिक की उपलब्धि क्या थी? भाई इस क्वेश्चन से हर चीज को पता है। डोबे राइनर ने क्या दिया था? द्रव्यमान के बारे में बताया था कि पहला जो तत्व है, पहला तत्व का द्रव्यमान और तीसरे तत्व का जब औसत द्रव्यमान लेते हैं तो उसके बीच वाले के बराबर होता है बीच वाले के बराबर। तो उसने द्रव्यमान के ही बारे में बताया था। तो देखो तो कौन सा एक्शन ऑप्शन है जिसमें द्रव्यमान के बारे में बात कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी ही है जिसमें द्रव्यमान के बारे में बात कर रहा है। तो मारो बी को कच से और बढ़ो सीधे आगे वाले क्वेश्चन पे, ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 भैया, सबसे सुंदर क्वेश्चन। देखो भाई, अगर इस क्वेश्चन में अगर जिसके पास थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होगा ना, कॉमन सेंस से लगा लेगा। उसको पता नहीं है फ्लोएम क्या होता है, जाइलम क्या होता है, वो जिंदगी में नहीं भी पढ़ा हो ना तो इस क्वेश्चन को दिमाग लगा लेगा। बस पौधे के बिहेवियर से, क्या पौधे के बिहेवियर से सबको पता है भाई। पौधे के बिहेवियर, पौधा जब भी खाना बनाता है तो उसके खाने बनाने के लिए क्या खाना बनाता है? देखो ये पौधा है, इसका जड़ है, जड़ यानी कि कहीं ना कहीं जड़ से को पानी को लेता है, हर चीज को देता है, पत्तियों को देता है। यानी कि जो पूरा जो प्रक्रिया चालू होती है वो हमेशा नीचे से चालू होती है, जड़ से, कहीं ना कहीं जड़ से लेता है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन का कॉमन सेंस से, जड़ से चालू होता है और हर जगह डिवाइड होता है। ठीक है, अब कैसे होता है मुझे बिल्कुल नहीं पता है। यानी कि हमको ऐसा ऑप्शन इसमें देखना है कि जो सारी प्रक्रिया जड़ से स्टार्ट हो रही है हर चीज में जा रही है। देखो तो कोई एक ऐसी प्रक्रिया है जो इसमें, इस फोटो को मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, इस फोटो को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और देखो कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ये दिखा रहा है कि जो जड़ से तो चालू हो रही है और सब जगह जाना चाहिए। देखो तो जड़ से चालू होने वाली एक चीज ये है, यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी में, यहाँ पे जड़ से चल रहे हैं, ये है जड़ से और हर जगह जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी, जड़ में कुछ नहीं है, यहाँ से कुछ हो नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर बी में देखो जड़ से तो हो रहा है लेकिन सब जगह नहीं पहुंच रहा है, ये भी नहीं होगा। इसमें भी जड़ में कुछ नहीं दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है जो सब में जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन ये था कॉमन सेंस के बेसिस से, अगर आपको नहीं पता था तो आप कर सकते थे इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये आपको नहीं पता था तो क्या कर सकते थे, आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। बाकी मैं बता रहा हूँ, फ्लोएम जो होता है पौधों में, जब भी गति की बात आती है तो दो चीज की गति होती है। एक होती है आपकी फ्लोएम और एक होती है जाइलम। क्या होती है, लिख देता हूँ यहाँ पे आपको। क्या होता है, एक होता है फ्लोएम और एक होता है जाइलम। ठीक है, जाइलम को दारू बोलते हैं और फ्लोएम को हम लोग बोलते हैं पारवेश बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यार क्या होता है ना, फ्लोएम में क्या होता है कि जब भी पत्ते, पत्तियां, जितने भी फ्लोएम में जितने भी पोषक तत्व होते हैं ना, तो उसको एक पौधे के जो स्रोत है, जैसे पत्तियां हो गई, फल फूल हो गए, ये सब से क्या होता है, वो भोजन का उत्पादन करते हैं। जैसे पत्तियां क्या करती है ना, पत्तियां भोजन का उत्पादन करती हैं, पत्तियां भोजन का उत्पादन करेगी, पत्तियां पौधे के लिए भोजन बनाती है और उसको क्या करेगी, हर जगह पहुंचाएगी स्रोत से, यानी कि जहां उसने पैदा किया, जहां पे भोजन बनाया, और उसको कहां तक पहुंचाएगी, सिंक, सिंक के मतलब जड़ तक, यानी कि यहां तक वो पहुंचाएगी। यानी कि वो क्या करेगी, पत्तियों से पौधे पहुंचा, यहां से पहुंचा, ये पहुंचा, ये पहुंचा, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, हर जगह जड़ में गया। और जड़ में, सिंक में क्या किया जाता है, यहाँ पे भोजन का भंडारण होता है। भोजन को क्या करता है, भंडारण करते हैं। क्या करते हैं, भोजन का भंडारण होता है। जो सारी चीजें हैं वहां पे क्या होता है, भंडारण होता है। जड़ हो गया, जैसे फल हो गया, जैसे फूल हो गया, सॉरी फल हो गया, बीज हो गया, ये सब में भोजन का भंडारण करते हैं। तो यानी कि देखो जड़ में तो उसने, पत्तियों ने क्या किया, खाना बनाया, यहाँ से क्या किया, यहाँ से जड़ में भेजा, साथ ही साथ वो कहाँ भेजते हैं, यहाँ से फल होगा, वहां पे बीज होगा, उधर ही भेजते हैं, उधर ही भेजते हैं पत्तियों द्वारा। ये तो चीज हो गया। अब तुम देखो, एक चीज देखो तो क्या हो रहा है, यानी कि एक तो इधर डायरेक्शन में भी जा रहा है और एक इधर भी डायरेक्शन में जा रहा है, हर डायरेक्शन में जा रहा है। तो यानी कहने का मतलब है कि एक जो फ्लोएम जो होता है ना, एक द्विदिशात्मक यानी कि बाई डायरेक्शनल होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा है, याद रखना इस चीज को। फ्लोएम द्वारा कैसी दिशा में दी जाती है, तो वो द्विदिशात्मक, यानी कहने का मतलब कि बाई डायरेक्शनल में होता है। ठीक है, और एक होता है आपका जाइलम। जाइलम क्या होता है, जिसमें सॉरी भाई, थोड़ा एक मिनट। देखो जाइलम क्या होता है ना, जाइलम क्या होता है, जैसे पौधे में क्या है, जल है, बहुत सारे मिट्टी में क्या है,
बहुत सारे खनिज है, जल है, पानी है, वो पानी को क्या करता है कि इसके जड़ के माध्यम से, जड़ से पौधों को यानी कि इस जड़ से यहाँ से पानी को करके ये पौधों के विभिन्न माध्यमों तक पहुंचाते हैं, विभिन्न माध्यमों तक पहुंचाते हैं। यानी कि हमेशा एक डायरेक्शनल में होता है, जाइलम जो होता है, दारू जो होता है यूनि डायरेक्शनल होता है, ये बाई डायरेक्शनल में होता है, क्योंकि ये पत्ती से इधर भी आया और इधर भी भाग गया। ये क्वेश्चन पूछा था आपके एग्जाम में, ठीक है। फ्लोएम में गति कैसी होती है, तो दिशात्मक होती है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि आवश्यकता के अनुसार ये पौधों में ऊपर भी ले जा सकता है और नीचे भी ले जा सकता है, जहां पे जरूरत पड़ेगी। तो हो सकता है भोजन को स्टोर करना है, यहाँ पे स्टोरेज भर गया होगा तो स्टोरेज कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। इस चीज को याद रखना। एक क्वेश्चन जो आपका पूछा था कक्षा 7 की जो बुक है एनसीईआरटी में, वहीं से छाप दिया था, ठीक है, इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत इजी क्वेश्चन है। पौधे और जंतु के बारे में जिसको अंतर पता है कर लेगा, सब कर लेगा, बोलो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखो क्या होगा। पौधे गति नहीं करते हैं, बात बिल्कुल सही है। जंतु भोजन, साथी और आश्रय की तलाश में घूमते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। पौधे के अधिकांश उत्तक मृत होते हैं, बात सही है। अधिकांश उत्तक जीवित होते हैं, बात सही है। पौधों की कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जंतुओं की अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बात सही है, बात सही है। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है। अब 3 सही है तो ऑप्शन नंबर डी ही तो गलत हो जाएगा, अब क्यों जाना है आगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कहने का मतलब पौधों में वृद्धि के कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित होती है, जंतु में वृद्धि का कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित होते हैं, ऐसा नहीं है भाई। जंतु में वृद्धि अगर रुक जाएगा तो कभी जंतु आगे बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसकी सीमित वृद्धि सीमित नहीं होती है। कॉमन सेंस लगाओ, खत्म करो। क्वेश्चन नंबर 25 मैंने कल भी बताया था, अच्छा सा इस पे क्वेश्चन पूछा था। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें वो मिलती है आपको ऑक्सीकरण और अपचयन, जहां भी देखने को मिलती है उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो बोल रहा है कथन नंबर 1 सही उत्तर को पहचान करना है। इसमें कथन नंबर 1 कर रहा है यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन को खो देता है, मैंने कल बताया था ऑक्सीजन को खो देना यानी कि ऑक्सीजन को निकाल देना, ऑक्सीजन को निकाल देना क्या कहलाता है, आपका अपचयन कहलाता है। बोलो, ऑक्सीजन का खो देना अपचयन होता है। हाइड्रोजन को जुटना क्या होता है, हाइड्रोजन का यहाँ पे जुटना कर रहे हैं, ये निकलना है, ऑक्सीजन का निकलना। हाइड्रोजन का क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, यानी कि जुड़ना क्या होता है, अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन होता है। और एक होता है इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का भी जुड़ना। देहाती भाषा में याद रखो, ज्यादा नहीं, इसको बोलते हैं अपचयन। बोलो, तो यहाँ पे देखो क्या रहा है कि यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया से ऑक्सीजन को खो देता है तो उसे अपचयित कहा जाता है। बिल्कुल बात सही है। ऑक्सीजन को खो दिया, ऑक्सीजन को निकाल दिया उसने अपने पास से, तो क्या हुआ, वो अपचयित हो गया, अपचयित हो गया। फिर बोल रहा है यदि किसी पदार्थ की अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन प्राप्त हो रहा है, ये हाइड्रोजन को गेन कर रहा है तो भी अपचयित हो जा रहा है। बात बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी फॉर डॉग, यानी कि क्या हो जाएगा, दोनों कथन सही है। बोलो, आज का सेट कैसा लगा। आई होप आपको चीजों को सीखने में मजा आया होगा और अच्छे लगा होगा। तो और आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनका भी सिलेक्शन हो, आपका भी सिलेक्शन हो, ठीक है। तब तक हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। 18 तारीख 12वां महीना 2022 के शिफ्ट नंबर 2 के क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, और वहां भी अच्छे अच्छे ट्रिक्स कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, चीजों को सिखाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।